Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. So today I will be discussing much details about the news which has been in there in the Hindu newspaper. So January 2021, 21 जनवरी 2026, ठीक है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं, सबसे पहले आर्टिकल है, 3 आर्टिकल्स है रिलेटेड टू टसल बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। एक तो तमिलनाडु के गवर्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया जो कस्टमरी एड्रेस करना होता है जब नया स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट हो तब, और जब हर साल पहला सेशन हो स्टेट लेजिस्लेचर का तब मना कर दिया, ठीक है। गवर्नर एड्रेस तमिलनाडु में जो है उसने ये शो किया कि फंड रिलीज में जो है सेंटर का एडवर्स एटीट्यूड स्टेट्स की तरफ, स्टेट का कहना है, लेकिन गवर्नर का एड्रेस जो है उसमें वो चीज़ इंक्लूड नहीं की गई, ठीक है। उसके बाद एक और ये है कि गवर्नमेंट ऑल्टर्ड पॉलिसी एड्रेस सेज केरला सीएम। केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नमेंट ने जो बनाया था स्पीच गवर्नर के लिए फर्स्ट सेशन को एड्रेस करने के लिए, उसको गवर्नर ने अपने सेक्रेटेरिएट में चेंज कराया, अपने लेवल पे चेंज कराया, और वो बातें जो है उसमें से हटा दी गई जो एक्चुअली उस ड्राफ्ट में कैबिनेट ने अप्रूव करके वो बातें रखी थी, ठीक है। ब्रिजिंग द गल्फ, ये गल्फ कंट्रीज के बीच में कैसे इंडिया अपनी डिप्लोमेटिकली प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है, ट्रेड रिलेशंस बढ़ा रहा है। इट इज इन रिलेशन टू रिसेंट विजिट ऑफ यूएई's सुप्रीम MBZ मोहम्मद बिन जैद, ओके। देन ऑगियन मेस, इट इज रिलेटेड टू स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने के लिए, इनएलिजिबल वोटर्स को या फेक वोटर्स को या घोस्ट वोटर्स को हटाने के लिए। लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम हो रही है, जेन्युइन वोटर्स भी कई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, जैसे उनको रेगुलर वेरिफिकेशन के लिए समन्स आ रहे हैं, ठीक है, अपेयरेंसेस हो रही हैं, ठीक है, वेरीफाई करना अपना एस्टेब्लिश करना क्लेम डिफ़िकल्ट हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद है डुनरो डॉक्ट्रिन। व्हाट इज डुनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है। मैंने आपको पहले एक मोनरे डॉक्ट्रिन पढ़ाया था, ठीक है, जो 1823 में उस टाइम के प्रेसिडेंट के टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था, या दैट वाज पोस्टुलेटेड टू प्रिजर्व अमेरिकाज डोमिनेंस एंड प्रिवेंट यूरोप्स इन्फ्लुएंस इन अमेरिका। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा उसको और एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मोनरे डॉक्ट्रिन का टाइम खत्म है, अब तो डोनाल्ड ट्रंप का डॉक्ट्रिन है डोनरे डॉक्ट्रिन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पैक्स सिलिका, पैक्स सिलिका क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इंडिया का मेंबरशिप का क्या स्टेटस है, इंडिया ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फ्लेक्सिबल टू फियरफुल वुमेन गिग वर्कर्स हमड इन बाय न्यू रूल्स, नए रूल्स की वजह से, नए लेबर कोड्स की वजह से, और जो गिग प्लेटफॉर्म ने नए रूल्स बनाए हैं उसकी वजह से कैसे वुमेन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, ये गिग इकोनॉमी के अंदर या गिग सेक्टर के अंदर वो है इस आर्टिकल में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। तमिलनाडु गवर्नर का क्या कहना है। तमिलनाडु गवर्नर ने रिसेंटली रिफ्यूज़ किया जो कस्टमरी एड्रेस होता है, ठीक है, जिसको गवर्नर्स एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। गवर्नर कब कब एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, इसके लिए मैं आपको पहले गवर्नर के बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। बेसिक्स जब आप समझ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए और एक्चुअली रिलेशन कैसा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो गवर्नर होता है उसको कौन करता है, अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इज अपॉइंटेड बाय सेंटर, ठीक है। सेंटर अपॉइंट करता है इसको। अब यहां जब मैंने वर्ड अपॉइंटेड लिखा तो इसका मतलब ये इलेक्टेड नहीं होता, हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में बताया गया था कि इलेक्टेड होना चाहिए, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा स्टेट्स में भी वर्क करता है उसके थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर चीफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड है, गवर्नर भी इलेक्टेड है, रेगुलर पावर टसल रहेगी, वैसे ही पावर टसल है, वो तो डेमोक्रेटिकली पावर यील्ड करता है चीफ मिनिस्टर। जब गवर्नर को भी डेमोक्रेटिक पावर मिल जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली जिस गवर्नमेंट स्टेट में जिस पार्टी की बन रही है, ये हाई चांस है कि उसी पार्टी का फिर गवर्नर भी बनेगा, और हो सकता है सीएम अपने कोई वीक कैंडिडेट को, प्रॉक्सी कैंडिडेट को ही गवर्नर के लिए अपॉइंट भी कर दे और पूरी तरह से सीएम का प्रेडोमिनेंस हो जाए स्टेट गवर्नेंस में। इसलिए हमने
अपॉइंटमेंट वाला प्रोसीजर फॉलो किया जो कि कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, क्योंकि कनाडा में भी वहां का गवर्नर जनरल प्रोविंसेस के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, जबकि यूएसए में जो है इलेक्टेड मॉडल चलता है, जो हमने अडॉप्ट नहीं किया। तो हमारा गवर्नर का इलेक्शन जो है इट इज मॉडल्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नर जो है हमारी कंट्री में, इसको कहा जाता है स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, कहाँ पे, स्टेट्स में, कि सेंटर का भी कंट्रोल रहे स्टेट्स में। लेकिन कुछ लोग इसको सेंटर का फिर एजेंट बोल देते हैं, एजेंट वर्ड भी बोलना सही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सेंटर की ही पॉलिसीज इंपोज कराना चाहते हैं स्टेट्स में। ये कहना गलत है। ये इल्जाम होता है कुछ कुछ गवर्नमेंट्स का गवर्नर्स के लिए कि सेंटर एक्सेसिव इंटरफेरेंस करता है स्टेट के गवर्नेंस में थ्रू द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर का ऑफिस इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो सेंटर में होती है यूजुअली वही अपॉइंट करती है स्टेट्स में गवर्नर्स को। तो कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब सेंटर में पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी हो वो अलग हो और स्टेट में रूलिंग पार्टी अलग हो। कई दफा टसल देखने को मिला है, जैसे रिसेंटली लास्ट 2025 में टुवर्ड्स द एंड नवंबर में मैंने आपको बताया था, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि गवर्नर्स को स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किए हैं वो टाइमली मैनर में उनको एसेंट दे देना चाहिए, क्योंकि गवर्नर के एसेंट के बगैर कोई भी स्टेट का बिल लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नर और स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। पूरा स्टेट एग्जीक्यूटिव इसमें डिस्कस्ड है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? चीफ मिनिस्टर आता है, गवर्नर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आता है, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आता है। प्लीज याद रखना, 4 ही फंक्शनरीज है। देयर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर, जैसे सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट होता है, स्टेट्स में वाइस गवर्नर नाम का कोई ऑफिस नहीं होता। ठीक हो गया? तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन कौन से आर्टिकल से डेल्ट है? आर्टिकल 153 टू 167, आर्टिकल 153 टू 167 ये डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ, जिसमें गवर्नर भी है। हालांकि गवर्नर की पावर इन आर्टिकल के बाद भी डिस्कस्ड है, जैसे कि आर्टिकल 176 कहता है कि गवर्नर जो है वो हर साल जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में आएगा तो गवर्नर उसको एड्रेस करेगा। एड्रेस करेगा मींस गवर्नर वहां पे स्पीच देगा, और जो गवर्नर्स का एड्रेस होता है वो प्रिपेयर करती है कैबिनेट, कैबिनेट अप्रूव करती है, और उसमें पूरी जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की डिफिकल्टीज होती है, वो सारी मेंशन्ड होती है। तो तमिलनाडु के गवर्नर ने टोटली रिफ्यूज कर दिया उसको गवर्नर का एड्रेस देने के लिए, और केरला के गवर्नर ने एड्रेस तो दिया, लेकिन केरला की गवर्नमेंट की एलिगेशंस ये है कि वो एड्रेस जो कैबिनेट ने अप्रूव किया वो वाला एड्रेस नहीं दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली एसआर बोमाई केस में भी ये कहा कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे करना है काम, उनकी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। ठीक हो गया? तो आर्टिकल 176 बेसिकली एम्पावर करता है गवर्नर को कि वो एड्रेस करे स्टेट लेजिस्लेचर को जब वो फर्स्ट टाइम मीट करे आफ्टर इलेक्शंस, और जब उसके बाद हर साल फर्स्ट सेशन के लिए मीट करे। तो अभी जनवरी चल रहा है, तमिलनाडु, केरला, बोथ द गवर्नमेंट्स, ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट होल्ड्स अ सेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी, विंटर सेशन। तो तमिलनाडु और केरला के ये 2 केसेस हैं। ठीक है, अब जब आपको इतना बेसिक्स पता हो गया, अब आपको यहां से आगे मजा आ जाएगा जान के कि हुआ क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये इतना बेसिक्स काफी, हालांकि गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल्स हैं। ठीक है, गवर्नर के ऊपर पुंछी कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है, और अलग केसेस, अलग अलग केसेस में आई विल मेक ए वंडरफुल वीडियो जिसमें मैं 10 मिनट के अंदर गवर्नर का ऑफिस बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा। ठीक है, उसके बाद अब चलो आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि तमिलनाडु के गवर्नर जो है RN रवि, ठीक है, उनके साथ पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, RN रवि। अच्छा, रिसेंटली स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये केस भी गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को कह दिया कि तुमको 3 महीने के अंदर बिल को पास करना है जो स्टेट लेजिस्लेचर से आए। पास जरूरी नहीं करना, कोई ना कोई एक्शन लेना है। ठीक है, और आप इंडेफिनिटली किसी भी बिल पे नहीं भेज सकते हो, और अगर आपने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा स्टेट को, वो बिल वापस आएगा आपके पास, तो आपको 1 महीने के अंदर उसको कोई ना कोई एक्शन लेना है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब दूसरी बार रिकंसिडर होकर बिल आए तो गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि उसने
पूरा जो कस्टमरी एक आर्टिकल 176 में ये जो एड्रेस देना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है गवर्नर की, गवर्नर ने मना कर दिया कि आई विल नॉट गिव द एड्रेस, एंड ही रिफ्यूज्ड एंड ही वॉकड अवे फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस ईयर 2026 ऑफ द तमिलनाडु असेंबली। ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया? उनका कहना है कि इसमें कई सारी चीजें स्पीच में ऐसी लिखी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, जो अनसबस्टेंशिएटेड फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट सही नहीं है, और जिसमें फॉल्स क्लेम्स है और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, अब इसमें जो गवर्नर ने मेनली जो है ये बोला कि इसमें फैक्ट सही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने लोगों के सामने प्रॉपरली रखने थी वो प्रॉब्लम्स जो सेंटर के साथ हमारी चल रही है, जैसे फंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड है। ठीक है, और कई सारी चीज़ें। अच्छा, जब ये गवर्नर का एड्रेस होता है उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग भी होती है, उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। क्या कहते हैं? मोशन ऑफ थैंक्स, जिसमें लेजिस्लेचर वोटिंग करता है और जो गवर्नर का एड्रेस होता है उसको प्रॉपर मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट वोट ऑफ ये मोशन ऑफ थैंक्स को पास करने में फेल हो जाए तो उसका मतलब है गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, उनको अपनी मेजोरिटी फिर से प्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि मोशन ऑफ थैंक्स में वो वही प्रेसिडेंट गवर्नर की स्पीच को क्या करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं। मतलब वो वही स्पीच जो कैबिनेट ने बनाई, खुद गवर्नमेंट ने बनाई, उसको पास करते हैं। अगर उसको ही पास नहीं कर पाए, इसका मतलब खुद की बनाई हुई स्पीच, खुद की अनाउंस की हुई पॉलिसीज और उन्हीं को पास नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब दिस गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस एंड इसको अब अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन एम के स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया और उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नर ने स्टेटमेंट पढ़ने से रिफ्यूज कर दिया, जो गवर्नर ने एड्रेस करने से रिफ्यूज कर दिया, इसको डीम करो कि इसको मान लो कि इसको गवर्नर ने पढ़ लिया और गवर्नर ने क्या कर दिया, गवर्नर का एड्रेस जो है वो हमने अप्रूव कर दिया। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि हम पूरी ताकत लगाएंगे, सेंटर को हम एक रेजोल्यूशन देंगे, हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ऐसी अमेंडमेंट कराएंगे कि गवर्नर के एड्रेस को खत्म ही कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। सेंटर को अब तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही कि वी विल सेंड अ रेजोल्यूशन, और स्टेट से रेजोल्यूशन आना, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये एक नॉर्मल बात है और ये हेल्दी फेडरल प्रैक्टिस है। एक फेडरल स्टेट में ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि जब स्टेट्स अपनी ओपिनियन रख सके सेंटर के सामने, सेंटर उन ओपिनियन को माने या नहीं माने, सेंटर इज नॉट बाउंड बाय दैट। ठीक हो गया, तो ये है सारा आर्टिकल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है कि ये गवर्नर की ड्यूटी है, गवर्नर की क्या है, ड्यूटी है कि वो बोले जो असेंबली कैबिनेट अप्रूव कर रही है। अगर गवर्नर को ओपिनियंस देने हैं कि ये इसमें फैक्ट है, नहीं है, सही नहीं है, तो गवर्नर बेटर है कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, फिर वो ऑफिस छोड़े और पॉलिटिक्स में आके ये ओपिनियंस देना चालू करे। स्पीकर ने क्या कहा, रिपीटेडली कहा असेंबली को कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है सिर्फ वो अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करें, क्योंकि उनके पास मैंडेट है, डेमोग्राफिक मैंडेट है, उनके पास डेमोक्रेटिक मैंडेट है, लोगों के वोट से जीत कर आए हैं। ठीक है, गवर्नर इज एन अपॉइंटेड बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है और सेंटर के अंडर भी नहीं है, सेंटर के सबसर्वेंट नहीं होता गवर्नर। एक बार गवर्नर स्टेट में अपॉइंट होता है वहां पे वो फुली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज ना करे जो कॉन्स्टिट्यूशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, दैट विल इनवाइट डिस्प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और डिस्प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम द ऑफिस। सो इसका मतलब गवर्नर एंजॉयज द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो इसका ये मतलब एक और हो गया कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो फिक्स्ड टर्म ऑफिस नहीं, उसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। ये स्टेटमेंट्स कभी कभी यूपीएससी पूछती है। ठीक हो गया, तो पहला क्वेश्चन क्या ये डिबेट सेटल हो गया कि अभी जो है गवर्नर ने मना कर दिया। दूसरा केस जो है वो कहां का है, द सेकेंड केस इज बेसिकली केरला का। केरला में गवर्नर ने एड्रेस तो किया, लेकिन एड्रेस किया ना कि वो पॉलिसीज बताई जो गवर्नमेंट ने उनको दी थी स्पीच में लिख के, उन्होंने अल्टर कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि कई सारे पैराग्राफ नंबर 12, 15, 16 जो कैबिनेट ने अप्रूव किए वो टेक्स्ट स्पीच का चेंज हो गया है। ठीक है, और ये भी कहा कि गवर्नर जो है वो पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है अपने एड्रेस में, जो एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पॉलिसी ऑफ द स्टेट प्रेजेंट करता है, ना कि अपना ओपिनियन प्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ, यहां पे वो मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर टू स्टेट लेजिस्लेचर
at the commencement of first session after every general election and at the start of first session of every year. ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये भी गवर्नर से रिलेटेड ही एक आर्टिकल है कि वहां पे जो है उन्होंने एक डिफरेंट स्पीच जो है एड्रेस में बोली जो कि कैबिनेट ने अप्रूव नहीं की थी। गवर्नर्स एड्रेस फ्लैग सेंटर्स एडवर्स एटीट्यूड ऑन फंड्स रिलीज फॉर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में उन्होंने जो स्पीच में गवर्नर ने कहा कि इसके फैक्ट्स, इसमें फैक्ट्स नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या लिखा था स्पीच में कि कई सारे फंड्स जो है रुके हुए हैं सेंटर की तरफ से, जिसमें एक एग्जांपल उन्होंने जल जीवन मिशन का भी दिया। ठीक है, जल जीवन मिशन हर घर जल एक पॉलिसी 2021-22 के बजट में लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के लिए इसमें दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को फंडिंग करना था। तो उनका ये कहना है कि अभी हमें ₹3,112 करोड़ रिक्वायर्ड है सेंटर की तरफ से, जो कि अभी तक भी हमें नहीं रिसीव हुए हैं। ठीक है, उसके बाद साइक्लोन के टाइम पे जो डैमेजेस हुए हैं उसका साइक्लोन मिकवांग एंड साइक्लोन फिंगल, ठीक है, इस टाइम पे जो डैमेजेस हुए हैं उसका भी अभी हमें रिलीफ जो है जो कंपनसेशन करना है, लोगों को रिलीज करना है कंपनसेशन, वो भी अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, और हमें और भी ज़्यादा पैसा चाहिए जो एक्सपेंडिचर है कई सारे प्रोग्राम्स के लिए। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि 3,548 करोड़ की रिक्वायरमेंट है कई सारे प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सेंटर ने कंप्लीट एक ब्लैंकेट बैन लगा रखा है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है। और गवर्नर ने क्या कहा कि ये एड्रेस में हमने ये वाले पॉइंट्स रखे थे, और ये वाले पॉइंट्स गवर्नर कहता है दे आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, गवर्नमेंट कहती है दे आर एक्चुअल फैक्ट्स जो हमको लोगों के सामने लाने थे, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पीच देने से ही मना कर दिया। ठीक है, अब Augean mess. What is this mess about? It is about special intensive revision. क्या होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? स्पेशल का मतलब ये एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है, इंटेंसिव का मतलब ये एक थॉरो एक्सरसाइज होती है, और रिवीजन का मतलब ये रिवीजन होता है किस चीज का? रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, जिसको हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो कंसिस्टेंटली इलेक्टोरल रूल्स को मेंटेन करे और अपडेट करे। क्या करे? कंसिस्टेंटली मेंटेन करे और अपडेट करे इलेक्टोरल रूल्स को। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल रूल्स जो है प्रिपेयर कौन करता है? प्रिपेयर भी इलेक्शन कमीशन ही करता है, बट उस टाइम पे ये इट इज डन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। तो अलग अलग रूल्स है, एनेबलिंग प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करने का भी पावर है और वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का भी पावर है। ठीक है, अब ये बेसिकली फोकस्ड होती है, इसीलिए इसको इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, और ये टाइम बाउंड एक्सरसाइज होती है जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये एक्सरसाइज होती कैसे इसका भी बेसिक्स मैं आपको पहले बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नोटिफाई करता है कि हमको क्या करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है, और स्टेट्स को भी नोटिफाई कर देता है कौन कौन सी स्टेट्स में करना है। ठीक है, जैसे पहले हमारी कंट्री में अगर देखोगे बिहार में हुआ 2025 में, अब 12 और स्टेट्स में इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल भी, वहां भी चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे ये नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो लोएस्ट लेवल पे होते हैं उनको बोलते हैं BLOs। दे आर कॉल्ड एज BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स। कौन होते? बूथ लेवल ऑफिसर्स। ठीक है, अब बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि आप जाके डोर टू डोर सबसे पहले क्या करो, वेरिफिकेशन करो जो एग्जिस्टिंग रोल्स हैं। ठीक है, और फिर डिटेल्स ले लो लोगों की जो अभी भी एग्जिस्टिंग वोटर्स है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डिटेल्स, कलेक्शन ऑफ डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद प्रूफ कि कौन कौन वोटर लिस्ट में है, अभी भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बनता है एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। क्या बनता है? एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है ये किया जाता है पब्लिक। ठीक है, इसको क्या किया जाता है?
पब्लिक, मीन्स इसको ओपन पब्लिक डोमेन में डाला जाता है ताकि लोग चेक कर सके उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। फिर उसमें नेसेसरी ऑब्जेक्शंस होती हैं और रेक्टिफिकेशन होती है। ऑब्जेक्शंस इनवाइट की जाती है और अगर ऑब्जेक्शन सही पाई जाए तो रेक्टिफिकेशन होती है, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन जब हो जाए फाइनली, उसके बाद जो है वापस इलेक्शन कमीशन के पास जाती है, जो कि क्या करती है, फिर से वोटर लिस्ट को पब्लिश करती है। पब्लिश इज द न्यू वोटर लिस्ट। ये है प्रोसेस पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, ठीक हो गया। अभी इस समय कई सारे स्टेट्स में ऑब्जेक्शन लेवल पे, वेरिफिकेशन लेवल पे वेरिफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन रख दिया, करीब करीब 12 डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वेरीफाई करने के लिए एक वोटर को, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स हर किसी को जो है अरेंज करना बड़ा दिक्कत होता है। इसके चलते चलते अमर्त्य कुमार सेन, हमारे नोबेल लॉरिएट जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीता, किस काम के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, उन्हें भी एक नोटिस चला गया स्पेलिंग में ये करेक्शन के लिए, उनके नाम के करेक्शन के लिए, ठीक है। तो कॉमन पीपल जो है उनको बहुत ज्यादा इश्यूज इससे आ रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने हमारे बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया वेरिफिकेशन के लिए। कई कई जगह से इल्जाम बूथ लेवल ऑफिसर्स ने भी जो है हैरेसमेंट रिपोर्ट की कि हैरास किया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैरास करती हैं कि वोटर्स डिलीट करने हैं या ऐड करने हैं। तो बड़ा एक हेक्टिक एक्सरसाइज जो है ये बन गया, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अंदर क्या कहा था कि आप आधार को भी एज ए आइडेंटिटी मानो और उसके बेसिस पे भी आप प्रूफ ले सकते हो आधार को। और बाकी स्टेट्स के लिए भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आगे ये गाइडलाइन दे कि आधार कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए प्रूफ फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रूल, ठीक है। अब ये है कि ये जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया था आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, इसका सेक्शन 21 भी एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो क्या करे, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, ठीक हो गया। तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, रूटीन एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ठीक है। ये पहले भी हुआ है, ठीक है। अब पहले कब कब हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? 1952 में हुआ है, 1956 में, 1952 से 56 तो अक्रॉस द कंट्री एक लंबा इलेक्टोरल रिवीजन चला था, ठीक है। फिर 1957 में भी एक बार इलेक्टोरल रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, ठीक है। फिर 1961 में, फिर 67 में, ठीक है, 67 के सॉरी 65 में, 1961, 65, 66, ठीक है। उसके बाद 83, 84, 1983, 84, then 1987, 88, 1983, 84, 87, 88, ठीक है। फिर 1992, 93, ठीक है। उसके बाद फिर 95, 2002, 2003, 95, 2002, 2003। बिहार का लास्ट इलेक्टोरल रिवीजन 2003 में ही हुआ है, ठीक है, सॉरी 2004 में बिहार का, 2004 में बिहार का हुआ था और अब कब हुआ, 2025 में, ठीक है। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारे वोटर्स की डेथ हो गई होती है, बहुत सारे वोटर्स माइग्रेट हो गए होते हैं, बहुत सारे वोटर्स नए होते हैं जो 18 ईयर्स अटेंड कर रहे होते हैं। खैर ये तो एनुअली तो होता ही है एडिशन डिलीशन, लेकिन एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स एक बार फुल्ली पूरे स्टेट के इलेक्टोरल रोल्स को प्रॉपरली, फेक एंट्रीज, घोस्ट एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज, नॉन एग्जिस्टिंग एंट्रीज, इन सबको डिलीट करना और न्यू वोटर्स जो एलिजिबल वोटर्स है उनको ऐड करना। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई भी सिटीजन जो है वो वोटिंग के बगैर ना रहे, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है ये इंश्योर करना कि कोई भी बंदा वोटिंग के बगैर ना रह जाए। लेकिन यहां थोड़ा उल्टा हो रहा है कि जो लोग हैं इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने की बजाय क्या हो रहा है, जेन्युइन वोटर्स के लिए भी काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। कई सारे जेन्युइन वोटर्स डिलीट होने की कंप्लेंट्स भी हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें काफी ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखो ये तो वैलिड एक्सरसाइज है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है इलेक्शन कमीशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल भी एम्पावर करता है सेक्शन 21 के अंडर इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसको थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं काफी सारे स्टेट्स के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? खासकर मेनली जो इस समय वेस्ट बंगाल में इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल इज गोइंग फॉर इलेक्शंस इन द कमिंग टाइम, ठीक हो गया। तो दिस वाज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है ब्रिजिंग द गल्फ। गल्फ बेसिकली कौन से गल्फ की बात करता है? गल्फ यूजुअली एक बहुत बड़े गैप को कहते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में एक वाइडर वाटर बॉडी, जैसे मान लो कुछ कंट्रीज हैं
अगर उनके बीच में कोई वाटर बॉडी है तो उसको गल्फ कहते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारा जो अरेबियन सी के बाद आता है दैट इज कॉल्ड पर्शियन गल्फ, ठीक है। इसके अराउंड जो कंट्रीज हैं जैसे कौन कौन सी हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरेन हो गया, ओमान हो गया, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी है ये कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड एज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, जीसीसी। अब इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि इंडिया अब ऑलरेडी हमें पता है कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उसकी वजह से पूरा उसने जो है पूरा ट्रेड सिस्टम हिला दिया, एक्सपोर्ट जो सप्लाई चेन है उसको पूरा हिला के रखा है बिकॉज ऑफ द ट्रंप, बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर विच ही हैज स्टार्टेड, ही हैज कंप्लीटली वेपनाइज्ड द टैरिफ रेजिम, ओके। लेकिन इन द मीन टाइम इंडिया क्या कर रही है कि ये गल्फ कंट्रीज के साथ एक्टिवली एंगेज कर रही है, क्योंकि एक तो रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स भी हैं और एक तो ट्रेड अच्छी ट्रेड डेस्टिनेशंस भी है। जैसे इसमें यूएई की बात की है इस समय, क्योंकि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, जो यूएई के प्रेसिडेंट रूलर हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहया, ठीक है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहया, एमबीजी भी कहा जाता है इनको, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के एमबीएस कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के जो इस समय रूलर हैं, ठीक है। तो उनका विजिट अभी हुआ इंडिया में, ठीक है। तो उनके साथ एंगेजमेंट का मतलब यह है कि हमारा ट्रेड पार्टनरशिप और डीपर जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की। एंड पॉइंट नंबर 3, ये 7th बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में, ठीक है। और इसके साथ जो है हमने अभी पहले एक 2022 में हमारा इसके साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, ठीक है। और अब हम डीपर इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए और ज्यादा एंगेजमेंट कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। अब जैसे पहले ओमान के साथ भी एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, अब हम यूएई के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब यूएई में जो है डीपर इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए हमने क्या किया कि बायलैटरल ट्रेड को हम कहां तक ले जाना चाहते हैं, $200 बिलियन तक, ठीक है। और एलएनजी डील जो है $3 बिलियन की एलएनजी डील, ठीक है। उसके बाद यूएई इन्वेस्टमेंट इन गुजरात जो है उसको भी हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पे भी हम जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वेस्ट एशिया, साउथ एशिया जो है ये सारी डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी एमबीजेड या मोहम्मद बिन ज़ायद के सडन विजिट हुआ, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे मोहम्मद बिन ज़ायद एंड मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, दे आर करेंटली नॉट एट गुड टर्म्स, ठीक है। उनके बीच में एक बेसिकली गल्फ रीजन, उनके बीच के जो रिलेशन है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, इनके बीच के रिलेशन को अभी नाम जो दिया है ये इसको कहा जाता है गल्फ रीजन्स न्यू कोल्ड वॉर, गल्फ रीजन्स न्यू कोल्ड वॉर, अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन दीज टू रीजन्स, ठीक है। तो हाउ इंडिया इज गोइंग टू बी बैलेंस दिस, ठीक है। और ईरान में जो इस समय डिफिकल्टी चल रही है, ईरान में जो इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ईरान तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा है एट द सेम टाइम। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट गेटिंग क्लोजर टू पाकिस्तान, ठीक है। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हैज बीन साइंड इन रिसेंट पास्ट, ठीक है। उसके बाद इजराइल कंसिस्टेंटली कतर के साथ जो है, कतर में बॉम्बिंग किया 2025 में, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से एक रीजनल इम्बैलेंस हो गया है पूरा सेंट्रल एशिया के अंदर, ठीक है, मेनली गल्फ कंट्रीज के अंदर भी, ठीक है। अब गल्फ रीजन की कंट्रीज जो है उसमें क्या है कि आप देखोगे इंडिया के बहुत सारे लोग इस रीजन में काम करते हैं, करीब करीब 10 मिलियन लोग जो है इंडिया के वो गल्फ रीजन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छा एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। और यूरोपियन और यूएस की जो सैंक्शंस है और यूरोपियन सैंक्शंस की वजह से इंडिया के बाकी रिसोर्सेज जो हैं कर्टेल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यूएस के टैरिफ की वजह से हम उतना फ्रीली रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो हमको अब ऐसे ऐसे रीजनल पार्टनर्स के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, छाबार पोर्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारे जो हैं बेसिकली इश्यूज हैं जिनमें अगर हम कॉपरेशन करेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ तो ये फ्यूचर में ग्रेट रिजल्ट्स हमें यील्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली गल्फ कंट्रीज के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो गल्फ हमको जो गैप ब्रिज करना है वो इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस किया गया है। बेसिक्स भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो
मैंने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की भी बात थोड़ी सी करी, बाकी डिटेल में अलग अलग से आर्टिकल्स इन पे आएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए इतना जानना जरूरी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये है डोनरो डॉक्ट्रिन। ठीक है, डोनरो डॉक्ट्रिन के लिए आपको पहले जानना जरूरी है व्हाट इज मोनरो डॉक्ट्रिन। ठीक है, मोनरो डॉक्ट्रिन, मोनरो डॉक्ट्रिन जो है ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी, डिप्लोमेसी की पॉलिसी है। 1823 में जो है इसको पहली दफा प्रोनाउंस भी किया गया था और पहली दफा इसको जो है पुट फॉरवर्ड भी किया गया था। ये एक ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन था। ठीक है, उस डॉक्ट्रिन में ये क्या कह रहा था कि हमको अमेरिका को यूरोपियन इंटरवेंशन से बचाना है। जितनी भी अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनको रिसेंटली इंडिपेंडेंस मिला है, हम उनकी इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करेंगे। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में मेनली अमेरिका की डोमिनेंस को प्रमोट करना और मेंटेन करना, दैट वाज द मोनरे डॉक्ट्रिन। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, इट वाज बेसिकली प्रेवलेंट अंडर द देन प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो, द देन प्रेसिडेंट। बट उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे JQ एडम्स। ठीक है, द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन वाज उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट JQ एडम्स। ठीक है, ठीक है। अब वेस्टर्न हेमिस्फेयर की डोमिनेंस की बात तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप भी के ही बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो टेक्निक है दैट इज वेरी एग्रेसिव, ठीक है। अब इस टाइम में जो मोनरो डॉक्ट्रिन है, ये बेसिकली डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब इंपीरियलिज्म हो रहा था, ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन पे कंट्रोल ना करे, अमेरिकन कंट्रीज पे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्रीज आती है उन पे कंट्रोल ना करे, इंटरवीन ना करे, इसलिए मोनरे डॉक्ट्रिन वाज पुट फॉरवर्ड। ठीक है, वो भी एक इंपीरियलिस्टिक ही आइडियोलॉजी थी अपने अमेरिकन नेशंस को अपने कंट्रोल में रखने की। लेकिन जो डोनरे डॉक्ट्रिन है ये अंडर द regime ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, सेकेंड रिजीम 2.0। ठीक है, इस टाइम पे जो मेजॉरिटी कंट्रीज है, मेजॉरिटी जो डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक नए ही काइंड का इंपीरियलिज्म है। ठीक है, ये एक नए ही काइंड का इंपीरियलिज्म है, क्योंकि अगर आप एक्टिविटीज देखोगे, सबसे पहले क्या क्या एक्टिविटीज हुई है इस डॉक्ट्रिन के तहत, क्या क्या एक्टिविटीज कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वेपनाइजेशन ऑफ टेरिफ्स, टेरिफ को एक वेपन की तरफ यूज करना और कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करना, अंडरमाइनिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ वेरियस कंट्रीज। ठीक है, वेनेजुएलन एक्शन, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को, निकोलस मदुरो एंड हिज वाइफ, ओवरनाइट कैप्चर कर लेना, एब्डक्ट कर लेना, अमेरिका में एक अंडर ट्रायल बना देना, फॉर रीजंस नोन टू हिम ओनली, ऑन द प्रीटेक्स्ट इल्जाम क्या है, ही इज प्रमोटिंग बेसिकली नार्को टेररिज्म। ठीक है, अब ये बेसिकली ये क्या चल रहा है कि ये डॉक्ट्रिन जो है काफी टाइम से है। अब इसकी नई डायमेंशंस जो है वो किसने, मोनरे डॉक्ट्रिन की नई डायमेंशंस किसने दे दी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इन द फॉर्म ऑफ डोनरो डॉक्ट्रिन। ठीक हो गया। आई एम श्योर ये यूपीएससी के इस बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो डोनरे डॉक्ट्रिन है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या क्या इसमें पूरा बताया है कि सबसे पहले वेनेजुएला की सवर्निटी को ही इसने खत्म कर दिया, वहां के प्रेसिडेंट को क्या करके, एब्डक्ट करके। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह का है कि सभी कंट्रीज ने इसको ऑब्जर्व तो किया, माइल्ड लिप सर्विस दे के इसको थोड़ा सा ये भी किया, लेकिन ओपनली किसी ने भी, बिकॉज ऑफ द वेपनाइजेशन ऑफ टेरिफ्स एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड थ्रेट्स फ्रॉम द यूएसए, किसी भी कंट्री ने इसको बहुत ओपनली अपोज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो खुद ही मोनरे डॉक्ट्रिन का एक मॉडर्न वर्जन है, जिसके अकॉर्डिंग यूएसए जो है वो गारंटी का सोल सोर्स है, वो पूरे सिक्योरिटी गारंटी कर सकता है पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर को। ठीक है,
अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर इसकी एक्शन के बाद अब क्यूबा जैसी कंट्री हो गई या बाकी भी जो वहां पे और भी कंट्रीज हैं, उनको भी थोड़ा सा थ्रेटेंड फील हो रहा है, और ये एक नया नया आगे इशू बन सकता है। उसके बाद ईरान को कंसिस्टेंटली थ्रेट्स देना। ईरान ऑलरेडी इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर, मिलिट्री वॉर भी चल रहा है यूएसए और इसराइल के अगेंस्ट, और टेररिज्म के साथ भी वॉर चल रहा है। उसके बावजूद भी ऊपर से फिर प्रेशराइज करना अलग अलग तरीके से, पूरी रिजीम चेंज के लिए बात करना, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना, तो ये किस तरीके का। उसी के बाद फिर अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में इस साल ये बेसिकली पूरा आर्टिकल आगे 2026 कैसा रहने वाला है, ये उसके बारे में पूरा डिटेल जो है बताया है कि इसराइल का जो इशू है गाजा स्ट्रिप में, उसको भी अभी तक किसी ने एड्रेस पूरी तरह से नहीं किया। जो पीस प्रोग्राम बनाया है, जो बोर्ड बनाया है डोनाल्ड ट्रंप में, वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, उसकी मेंबरशिप अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी भी जो 2025 में इन्होंने ये अनाउंस की है, तो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर की डोमिनेंस के लिए जो है ये अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को। क्यूबा, कोलंबिया, मैक्सिको, ये सारी कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर जो है एक ऑब्सेशन कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाय करना पड़े, इन्वेट करना पड़े, ठीक है। तो ये सारे जो है ग्लोबल सिनेरियो के लिए 2026 के लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर अभी तक तो नहीं प्रेजेंट कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद चाइना, चाइना के लिए 2025 थोड़ा सा नॉर्मल ईयर रहा, नजर आया ऐसा, ठीक है। लेकिन अब ये टैरिफ बैरेज को, या जैसे ट्रंप ने उधर से टैरिफ लगा दिए, चाइना ने भी यहां से जो है अपना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, किसके ऊपर, रियर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर, कि हम भी रियर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और रियर अर्थ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलिकॉन, कोबाल्ट, ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन इनके 60% जो है सप्लाई चेन किसके पास है, किसके कंट्रोल में इस समय, चाइना के कंट्रोल में। तो चाइना ने भी अपना एसर्ट कर दिया। लेकिन उधर से यूएसए ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, दैट इज कॉल्ड पैक्स सिलिका। इसमें जो चाइना का डोमिनेंस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसको काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अगले आर्टिकल में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली काफी इश्यूज जो है कमिंग टाइम में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है चाइना का प्रेजेंस इंडियन ओशन में, वो भी क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी बड़ी एक थ्रेट है नेशंस के लिए जो इंडियन ओशन को बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है। और खास करके चाइना का मेन पर्पस है यूएस की सुप्रीमेसी को चैलेंज करना। तो ये भी कभी भी एस्केलेट हो सकता है। ट्रेड वॉर तो ऑलरेडी इनके बीच में हमेशा से ही रहा है, ठीक है। अब न्यू दिल्ली के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस है न्यू दिल्ली के लिए? ये ऑप्शंस है कि हम यूएसए के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बायलेटरल ट्रेड डील हमारी साइन हो जाए। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बात चल रही है। हालांकि एक डेकेड से ही बात चल रही है, अभी तक कोई फाइनल आया नहीं उस पर आउटकम। लेकिन अगर आया तो उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे, ये मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद इंडिया का बड़ा डीप एंगेजमेंट हो रहा है अपना गल्फ कंट्रीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा इंडिया ने इसराइल के साथ एक बायलेटरल पार्टनरशिप जो है वो भी सेटल करने की कोशिश की है, ठीक है। हालांकि इंडिया और चाइना का कोई भी अच्छा फ्यूचर अभी 2026 में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया चाइना के अभी ट्रेड टाइज कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं वेस्ट एशिया को, यूएसए को और बाकी सारे एरियाज को जो है वो क्या कर सके, अपना अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बना सके। अफ्रीका में और बाकी एरियाज में अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बना के अपने ट्रेड रिलेशंस एटलीस्ट सेटल कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम जो है यूएस डोमिनेंस को भी थोड़ा सा चैलेंज कर सकते हैं। ओपनली अभी फिलहाल नहीं कर सकते। हालांकि यूएसए ने कंसिस्टेंटली जो है 2025 में बहुत ज़्यादा डेंट किया इंडिया के और यूएसए के रिलेशन को। पहले वॉर के टाइम पे, ऑप सिंदूर के टाइम पे नेगेटिव रोल प्ले करना, फिर कंसिस्टेंटली जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनके साथ जो है ओपन डिक्लेरेशन, ओपन जो मीटिंग्स करना या उनको बहुत अच्छा लीडर डिक्लेयर करना, रादर देन अपोजिंग द एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है। तो ये सारा आर्टिकल जो है बहुत अच्छे से पिक्चर बना रहा है कि 2026 जो है वो ग्लोबल लेवल पे काफी सारे इश्यूज से ग्रेपल करेगा।
ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 2026 का एक फोरकास्ट दिखा रहा है ये आर्टिकल कि कैसा मतलब एक्सपेक्टेशंस किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि इंडिया के लिए सिवाय एक यूएस वाले इशू के और कोई मेजर इशू हमारे पास इस समय नहीं है। नेबरहुड्स का नेबर, वो तो हमारा लक है कि नेबर्स हमारे ऑलवेज, अब आप सब कुछ बदल सकते हो, अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। ठीक है, अब नेबर्स अच्छे मिले खुशकिस्मती होती है, नेबर्स नोटोरियस मिले तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द नेबर्स, बाहर का जो पैन वर्ल्ड का हमारा फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है, दैट सीम्स टू बी नॉट सो डिस्टर्बिंग। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के ग्रोथ फोरकास्ट भी देखोगे इंडिया को लेकर, जैसे वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, वो भी बहुत अच्छा है कि डिस्पाइट इतने ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से हमारा एक्सपोर्ट हिट हुआ, उसके बावजूद भी वी हैव मेड श्योर कि इंडिया जो है वो 7% से ज्यादा का ग्रोथ रजिस्टर कर पाएगा 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में भी। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल। अगला आर्टिकल है इंपॉर्टेंस ऑफ पैक्स, पैक्स सिलिका। जो पैक्स वर्ड है ना, पैक्स, पैक्स एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है पीस। क्या मतलब होता है? पीस। पैक्स सिलिका के बारे में पहले समझो। पैक्स सिलिका जो है ये एक यूएसए की लीडरशिप के अंडर, बेसिकली यूएसए की लीडरशिप के अंडर ये एक सिक्योर और रेजिलिएंट इनोवेशन ड्रिवन एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, एक ग्रुप है जो सिक्योर और रेजिलिएंट हो और इनोवेशन ड्रिवन हो। खास करके सप्लाई चेन डोमिनेंस जो है चाइना का, किस किस में? रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, ठीक है, सिलिकॉन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, इसमें इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे नहीं है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है वो भी चाइना जो है ज्यादा उसके ऊपर प्रेडोमिनेंट है, और उसने अपनी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी उसमें बड़ी रिजिड रखी है, स्ट्रिक्ट रखी है कि हम बहुत रिजिड एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो है वो करेंगे। ठीक है, अब ये जो पैक, ये 2024 में जो है ये पैक्स सिलिका का जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली साइन हुआ 2024 में, और अब इसका पहला समिट जो हुआ वो वाशिंगटन में यूएसए में 2025 में हुआ। ठीक है, अब इंडिया का जो है, इंडिया का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं हो पाया। ठीक है, इंडिया का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं हो पाया, लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलरेडी? एक तो पैक्स सिलिका में जापान है। ठीक है, उसके बाद जापान के साथ और कौन कौन है? कोरिया है, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मेजर ग्लोबल प्लेयर्स है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये मतलब यूके ऑल्सो, यूके ऑल्सो। अब इंडिया को इसका पार्ट ना बनाना, उसका रीजन मेन ये बताया गया था कि इंडिया ऑलरेडी इन चीजों में काफी ज्यादा पीछे है। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली यूके के जो एक ऑफिशियल हैं जिन्होंने विजिट किया इंडिया के अंदर, जो एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर, यूके के यूएसए के एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर सर्गियो गोर, इन्होंने कहा कि इंडिया जो है नेक्स्ट जो पैक्स सिलिका समिट है उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, और इंडिया को उसमें क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट, सिलिकॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, इन सभी में जो है इंडिया का एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जब ये वाला अलायंस इंडिया ज्वाइन करेगा। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इसका, पूरी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्रिटिकल मिनरल्स में, या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज लार्जर स्केल पे डिप्लॉय करेंगे ये कंट्रीज मिलके, ताकि एक कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब चाइना का डोमिनेंस मैंने आपको पहले ही बताया, लिथियम का जो 60% रिफाइनिंग है वो चाइना में हो रहा है, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। तो ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया गया है जिसको पैक्स सिलिका कहा गया है। ठीक है, पहले इंक्लूड इंडिया जो है वो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास वो क्रिटिकल एज टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स को अपने एक्सप्लोर कर सके, और इसकी वजह से इंडिया का जो है, हालांकि एक और पार्टनरशिप है दैट इज कॉल्ड एज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप विच वाज साइंड इन 2022। ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप signed in 2020. India has already become a part of it in 2023.
और इसके बाद अब पैक्स सिलिका में जाने के लिए इंडिया के पास और भी ज्यादा आसान हो सकता है। ठीक है, पैक्स सिलिका का मेन फोकस जो है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। किसके ऊपर? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक हो गया, तो ये प्लीज पढ़ना, और इंडिया का ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं है, इसमें फुल आंसर आपको मिल जाएगा। 100% ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जिस चीज में हम पीछे हैं, अगर हमको ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है जहां से रोबस्ट टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय हो सकती हैं, एक ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन हो सकता है इन चीजों के लिए, तो क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ठीक हो गया, उसके बाद लास्ट आर्टिकल, गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स जिनका ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ना हो। जैसे एम्प्लॉयर हो सकता है ये अपने एम्प्लॉयर, जो कंपनी एम्प्लॉय कर रही है, हो सकता है ये उनके साथ कभी मिले भी ना, बस एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां से अपना वर्क असाइनमेंट जो है टेकअप करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म से वर्क असाइनमेंट करके टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करके पेमेंट भी ले लेते हैं। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ वर्कर सेक्टर जहां पे वर्कर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऐसा इंट्रिकेट रिलेशन नहीं होता जैसा नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में होता है। ठीक है, अब इन वर्कर्स के लिए बड़ी डिफिकल्टी ये है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे अभी मैंने पिछले दिनों डिलीवर आपको वो 10 मिनट्स डिलीवरी कल्चर बताया था, जिसकी वजह से काफी सारे डिलीवरी बॉयज का एक्सीडेंट होके कई कई लाइफ लॉसेस भी हुए हैं। 10 मिनट्स डिलीवरी कल्चर क्यों? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, कॉम्पीट करने के लिए वर्कर को यूज करना, और अगर 10 मिनट में डिलीवरी नहीं हो पाया तो वर्कर के सैलरी में से पैसा कटना, और अगर वर्कर ने रिफ्यूज कर दिया ऑर्डर पकड़ने से तो वर्कर को ऑफलोड कर देना या उसको डीरजिस्टर कर देना उस प्लेटफॉर्म से। सेम जो है वुमेन के केसेस में इस आर्टिकल ने हाईलाइट किया कि एक वुमेन ने अपनी स्टोरी सुनाई है, नेम हिडन है वुमेन का। ठीक है, जो अर्बन कंपनी के साथ काम करती थी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी थी, इन इन जॉब आवर्स में आप अवेलेबल हो, अब अवेलेबल हो तो जॉब पिकअप करके, जॉब फिनिश करके आप अपना फोन जो है अपना एप्लीकेशन ऑफ करके अपना रूटीन वर्क करो। तो वुमेन के लिए बड़ा आसान होता था, खास करके वो वुमेन जो इसी इनकम पे डिपेंडेंट थी। बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे काम कर लिया, गिग वर्कर की तरह काम कर लिया, जैसे बच्चे स्कूल से आए तो रूटीन अदर वर्क्स में लग गए। लेकिन अब जो है कंपलसरी इनको सुबह जो 9 से 11 बजे तक, 9 AM to 11 AM कंपलसरी अवेलेबिलिटी क्लॉज। ठीक है, शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक कंपलसरी अवेलेबिलिटी क्लॉज। ठीक है, इसकी वजह से इनकी फ्रीडम चली गई। ठीक है, फ्रीडम इसलिए चली गई क्योंकि जो 9 बजे से 11 बजे तक वुमेन को काम पे जाना होगा, डेफिनेटली वो बच्चों को टाइमली स्कूल नहीं भेज पाएगी, या डोमेस्टिक अपना जो घर का काम है उसे नहीं देख पाएगी। और अब तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसा कर रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबिलिटी जो है वो ये कर रही है, प्रेफर करें कि आप फुल टाइम अवेलेबल रहो। ठीक है, और इस वुमेन ने ये भी हाईलाइट किया इसमें कि हमें ऐसा लगता है 24/7 हम एक सर्वेलेंस में है, फोन स्विच ऑफ हुआ या कभी एप्लीकेशन बंद किया तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे हमें हर वक्त जो हमारा एम्प्लॉयर है वो देख रहे हैं, और उसके बाद डी रजिस्ट्रेशन, फाइन्स, पेनल्टीज, ये सारी चीजें जो है ये बड़ी रूटीन चीजें हैं। तो इसकी वजह से जो फ्रीडम था गिग वर्कर्स का वो चला गया। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये अपना एप्स को स्विच ऑफ करके बैठे हैं कई सारे वर्कर्स, खास करके जयपुर में 200 वर्कर्स के आसपास, और ये चाह रहे हैं कि पहले इनको जो है अक्रॉस इंडिया जो है ये भी 26 जनवरी को और 3 फरवरी को पूरा अक्रॉस इंडिया गिग वर्कर्स क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा अपना एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना या स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे ये कंपनीज है, अर्बन कंपनी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अलग अलग कंपनीज हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि इनको एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को। ठीक है, जैसे कस्टमर को एक सर्विस बोला कि अगर एक सर्विस लोगे तो इतना चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर 2 सर्विसेज लोगे, 3 सर्विसेज लोगे तो डिस्काउंट दिया जाएगा, और वो डिस्काउंट की वजह से फिर पेमेंट कम मिलती है किसको? वर्कर को। तो बल्क सर्विसेज बुकिंग का जो इन्होंने ट्रेंड चलाया है वो भी जो है डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है गिग वर्कर्स के लिए। अच्छा, कभी कभी फीमेल वर्कर्स को बुक करते हैं मेल्स, फीमेल कह के, मसाज के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो एक एक्सप्लॉइटेशन के फ्लड गेट्स ओपन हो रहे हैं गिग इकोनॉमी के अंदर, गिग वर्कर्स के अंदर। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल की वजह से पहले तो ये फ्लेक्सिबल माना जाता था, अब ये बिल्कुल फेयरफुल हो चुका है, खास करके वुमेन वर्कर्स के लिए। तो ऑलरेडी मैंने ये पहले भी कहा है कि हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की जरूरत है, खासकर किसमें? गिग इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि अब ये 10 मिनट डिलीवरी कल्चर में आप देखोगे डिलीवरी बॉयज हर टाइम कितनी जल्दी में रहते हैं।
और कई दफ़ा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और उस एक्सीडेंट के चलते चलते कुछ लोग परमानेंटली डिसेबल भी हो जाते हैं, ऊपर से कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो दिस गिग वर्कर्स बेसिकली नीड टू बी प्रिवेंटेड, ठीक है। आप सभी लोगों के घर में भी डिलीवरी बॉयज आते होंगे सामान डिलीवर करने के लिए, हैव सम रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर वो 10 मिनट डिले हो गया, उसको डांटना नहीं, ठीक है। वो किसी मजबूरी में होता है, उसको ऊपर से कंपनी की भी झाड़ लग रही होती है। तुम अगर किसी को सामान मंगवा रहे हो डिलीवरी कराने के लिए कुछ, तुम भी झाड़ लगा दोगे तो वो बेचारा करेगा क्या अपनी लाइफ में, ठीक है। हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स, ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स, especially these small workers. Thank you so much for joining me today. I will be back tomorrow with further detailed news analysis. Thank you.